टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर होती है। ये भी साहिर लुधियानवी हैं, जिनकी वो नज़्म अभी नहीं पढ़ी कॉमरेड जहान आरा साहिबा ने। दोस्तों, इससे बेहतर डेफिनेशन जंग की मुझे और कहीं नहीं मिलती। ये परिभाषा कि टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, तभी दोनों तरह से इंसानियत की ज़िंदगी की हार होती है। मैं विभूति जी को और बाकी PWA के साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो वक्त जब जंग के ख़िलाफ़ और जंग की तबाहकारी के ख़िलाफ़ हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और उसे बहुत डिटेल्ड में बाकी मसलों में फंसाया जा रहा है, ऐसे वक्त पे PWA का ये कहना कि आखिरी विकल्प भी नहीं है जंग, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि आइडियाज़ की शुरुआत इसी तरह से होती है और आगे फैलते हैं वो, और लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, उन पे असर डालना शुरू करते हैं। ये बात नहीं है कि इससे पहले जंग के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त आवाज़ें नहीं उठाई गईं और ये बात भी इससे पहले इस तरह से नहीं कही गई, लेकिन आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पगवाश भी कमज़ोर हो चुका है और बाकी जो जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ें थीं वो मध्यम पड़ती हुई सी दिखाई दे रही। मेरा मानना ये है कि सारे पहलू जिनके ऊपर बात होनी चाहिए थी मुझसे पहले दोस्तों ने कवर कर लिए हैं। दो एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि जंग की शुरुआत आज के दौर में वहाँ होती है, वहाँ मैन्युफैक्चर की जाती हैं जहाँ पर असलहा बनता है, जहाँ पर आर्म्स बनते हैं। और मैं इशारा कर रहा हूँ इम्पीरियलिज्म की तरफ। इम्पीरियलिज्म का अपना एक पहलू है, मार्केट क्रिएट करना भी ज़रूरी है और प्रोडक्शन प्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है उनके लिए। अमेरिका दुनिया का 60 या 70% असलहा पैदा करता है, बाकी सारे देश कहीं बहुत पीछे हैं। चाइना दूसरे नंबर पे है शायद अब, बाकी सारे देश बहुत कम हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असलहा जहाँ बनता है वहाँ पर जंगें भी पैदा की जाती हैं, और इसकी वजह यह है कि जब हम कोई आर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो चाहे एक तमंचे से शुरू होता हो, उसका और कोई काम नहीं होता। धमकी देना और इंसानी ज़िंदगी को या खुद ज़िंदगी को ख़त्म करना ही मकसद होता है, उसका और कोई ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो जब असलहा बनाया जाए कहीं, और ये एक लंबी तारीख़ है हम आर्म्स बनाने की, इंसान ने जब से इन्वेंट किए हैं, वो और कुछ काम नहीं करता। हम कुछ और चीज़ बनाते हैं, हम ट्रैक्टर बना सकते हैं, हम हल बना सकते हैं, हम हथौड़ी बना सकते हैं, हम कार बना सकते हैं, हम हवाई जहाज़ बना सकते हैं। उन सब का मकसद कुछ और होता है, वो कुछ और भी प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन जब हम आर्म्स बनाते हैं, जब हम एम्यूनेशन बनाते हैं, तो उसका और कोई मकसद हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही मकसद होता है कि या उसको धमकी के लिए इस्तेमाल किया जाए या उसको जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, इंसानी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसलिए उसके अंदर रिडंडेंसी होती है, यानी जो कल तक आपके पास असलहा था उससे ज़्यादा बस बेहतर असलहे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि धमकी देने के लिए आपके पास बेहतर आर्म्स होने चाहिए। तो पुराने आर्म्स धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं और नए आर्म्स
इस रेस का हिस्सा होते हैं। मैं नहीं समझता कि कोल्ड वॉर की वजह से आर्म्स रेस शुरू हुई थी। मैं समझता हूँ कि जब इंसान बनाना शुरू करता है, जब इम्पीरियलिज्म एक मार्केट क्रिएट करता है, तो उस मार्केट के लिए लगातार नया असलहा बनाना ज़रूरी है। हमें मालूम है कि हम बहुत गुस्सा होते हैं, 10 साल की बार लगा दी है गवर्नमेंट ने कार इस्तेमाल के ऊपर, और पेट्रोल की कार पे 15 साल की लगा दी है। उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकती है कार, उससे ज़्यादा देर तक वो काम कर सकती है, आपके काम आ सकती है, और आप बहुत तरह के काम ले सकते हैं। एक ट्रैक्टर भी हो सकता है। लेकिन जब असलहे की रिडंडेंसी होती है तो उसको तबाह करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। यानी एक दिन तक वो इस्तेमाल होता है और उसके बाद उसकी क्षमता जो होती है धमकी देने की, या क्षमता जो होती है जीतने की जंग, वो ख़त्म हो जाती है। अभी मेरे दोस्तों ने, सब ने ही कहा कि हम कमज़ोर हैं चीन के मुकाबले में। तो हम क्यों कमज़ोर हैं चीन के मुकाबले में? हमारे पास उतना ज़्यादा असलहा नहीं है, उतने कारगर असलहा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कमज़ोर हैं अमेरिका के मुकाबले में। हम इसलिए नहीं कि हमारे पास असलहा है ही नहीं, है हमारे पास, लेकिन हम कमज़ोर इसलिए हैं कि हम वो असलहा, वो टेक्नोलॉजी जो चाइना के पास है, रूस के पास है, उन देशों के पास है जो विकसित देश कहलाते हैं, वो हमारे पास नहीं है उस तरह। तो एक तो ये जानना, ये सोचना और ये बार बार अपने को याद दिलाना ज़रूरी है कि जो आज असलहा है आपके पास, जो आज आर्म्स हैं आपके पास, उसके ऊपर आप बड़ा गर्व कर सकते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। कल वो आपकी ताकत की गारंटी नहीं दे रहे हैं। तीसरी चीज़ जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आर्म्स की टेक्नोलॉजी के साथ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आर्म्स हमेशा इस्तेमाल नहीं होते। ज़्यादातर अगर एक मिसाइल आपने बनाया, एक टैंक आपने बनाया है, या आपने बॉम्ब बना करके रखा हुआ है, वो इस्तेमाल हमेशा नहीं होगा। मतलब वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हो सकता है कि रखा रहे बस। यानी जो आपने पैसा लगाया था वो बस वहां सड़ रहा है, और ये सड़ने वाला पैसा टेक्निकली भी सड़ता है। मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर रहा था हिंदुस्तान में एक लैब के दोस्तों के साथ। तो उनके पास प्रोजेक्ट ये था कि जो हमने मिसाइल बना ली हैं, जो हमने डेप्यूट किए हुए हैं, उन मिसाइल्स में धीरे 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 केमिकल रिएक्शन हो करके डिटेरियोरेशन होता रहता है। अब मान लीजिए कि यहाँ 5 मिसाइल रखे हुए हैं और ये हमारी सीमा है, वहाँ हमने डेप्यूट किए हुए हैं, और इनमें धीरे 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 डिके हो रहा है। इनको यहाँ लगे लगे ये पता करना टेक्निकली कि कहाँ कहाँ इसमें रस्टिंग हो गई है, कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शन की वजह से अंदर प्रॉब्लम आ गई है, ये कितना मुश्किल काम। और अगर ये दागे जाएं तो जो परफॉर्मेंस हमने सोची थी इनकी, वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की कोशिश की गई हैं। कोई 100% ऐसी नहीं है जो आपको बता सके कि कितना डिटेरियोरेशन और कितनी एफिशिएंसी उसकी कम हो गई। आप सारे मिसाइल्स को यूज करके नहीं देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जिसको हम इंजीनियरिंग में डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। वो एक लिमिटेड हद तक ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमें 100 मिसाइल्स बनाने हैं तो हम 5 के ऊपर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि उनकी एफिशिएंसी क्या है। अगर सारे हमने छोड़ दिए तो फिर हमारे पास बचेगा ही नहीं। तो एक तरफ तो वक्त के साथ साथ उनके अंदर क्या परेशानियां पैदा हो रही हैं हमें नहीं मालूम होता, और ये दुनिया की किसी भी मिलिट्री को पूरी तरह से नहीं मालूम होता।
दूसरे, जब आपने बना लिया तो 5% के ऊपर आप टेस्ट करके ये बताते हैं कि उसकी एफिशिएंसी इस तरह की है कि हम इस मिसाइल को अपने निशाने पर 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर या 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर के दायरे में दाग सकते हैं। तो मैं टेक्निकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एरिया है आर्म्स का, ये डिपेंडेबल कभी भी नहीं हो सकता। और ये यूक्रेन की जंग में और बाकी जंगों में हमें साफ दिखाई दिया है कि कहां दागा गया और कहां पहुंचा। वीएन राय साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार हमें देखने को मिलता है कि आर्म्स फैले हुए, बिखरे हुए हैं, और वहां कब कौन कहां छुपा बैठा है ये हमें नहीं पता होता। ये टॉप सीक्रेट रखते हैं ज़्यादातर, अपने जो देश होते हैं वो टॉप सीक्रेट रखते हैं इन चीज़ों को। उनकी पनडुब्बी किसी वक्त किस जगह के ऊपर है उसको ट्रैक भी करने की कोशिश की जाती है, जो मुश्किल काम। और कहां से कब हमले की शुरुआत हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये हमारी सिर्फ किस्मत है कि जिस टेक्नोलॉजी पे हम इतना भरोसा कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी ने अभी तक उस तरह दगा नहीं दी है कि तबाहियां एकदम से शुरू हो जाएं। ये मैं जंग से दूर बात कर रहा हूं, यानी जो डिसाइड करके जंग लड़ी जाती है जैसी यूक्रेन की चल रही है, उससे अलग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डिपेंडेबल टेक्नोलॉजीज नहीं है। हजारों ऐसे इंसिडेंट हैं कि जब आते हुए परिंदों को ये सोच लिया गया कि वो मिसाइल अटैक हैं और पूरी तैयारियां हो गई जवाबी अमेरिका की तरफ से। कम अमेरिका में हमें मालूम है कि बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई। तो ये खतरा रियल खतरा है कि इस धरती को हम तबाह कर सकते हैं, और गलती से भी तबाह कर सकते हैं, जानबूझ करके तो अलग बात है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि लगातार आर्म्स के खिलाफ, एम्यूनिशन के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहें। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज की चर्चा भी बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। दोस्तों, हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास एटम बम मौजूद हैं और उधर भी पाकिस्तान के पास भी एटम बम मौजूद हैं, और हम डिटरेंट की बात कर सकते हैं कि आज के दौर में जब और देशों के पास एटम बम मौजूद हैं तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम भी एटम बम बनाएं, ताकि हम दूसरों को धमकी दे सकें कि तुम अगर छोड़ोगे तो हम भी छोड़ सकते हैं, और ये एक डिटरेंट का काम। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान ने टेस्ट किया उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जो भी था, वक्त पाकिस्तान ने टेस्ट किया, और उसके कुछ दिन के बाद ही एक जंग शुरू हो गई आपस में, जिसको हम कारगिल के नाम से जानते हैं। अभी भी ढिंढोरा थोड़ा पीटा गया है उस जंग के बारे में हमारे मुल्क में। तो अगर डिटरेंट होती तो कारगिल वॉर नहीं होती। वो तो बिल्कुल ही ताज़ा था जिस वक्त दोनों ने एक दूसरे को धमकी देने के लिए वो टेस्ट किया था। तो डिटरेंट तो बिल्कुल है नहीं, और अगर डिटरेंट होता तो दुनिया में कम से कम एटम बॉम्ब तो कम हो ही जाते सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि सारा जस्टिफिकेशन ये था कि एक बना रहा है तो दूसरा बना रहा है, दूसरा बना रहा है तो पहला बना रहा है। पर हमें ये नहीं दिखाई देता कि बहुत बड़ी कोई कमी आ गई हो एटम बम, जितने इस वक्त जो एक्सप्लोसिव पावर है टोटल, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कमी आ गई हो, ऐसा हमें नहीं दिखाई देता। तो डिटरेंट भी नहीं है। और जब हम इंपीरियलिज्म के भयानक होने की बात करते हैं तो उसमें
सबसे पहले मेरी नज़रों में न्यूट्रॉन बॉम्ब आता है। ये एक ऐसा बॉम्ब है जो अब तक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, जो हम सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारी आग होगी, बहुत सारी धमाका होगा, लोग यहाँ से वहाँ उड़ जाएंगे, सब कुछ गिर जाएगा, ढह जाएगा, और यही हमको नॉर्मली दिखाई देता है होता हुआ जंगों में। ये बम अजीब बम है। ये इंसानियत से घिरा हुआ ऐसा प्रोडक्शन है, ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की होड़ में डूबे हुए लोग ही पैदा कर सकते थे। ये बम सिर्फ जिंदगी के खिलाफ है और हर तरह की जिंदगी के खिलाफ है, प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं। इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं प्रॉपर्टी का। तो गहरा रिश्ता है मार्केट का, इंपीरियलिज्म का और जंग का। सिद्धार्थ साहब ने बहुत ही डिटेल में, बहुत खूबसूरती के साथ हमें ये बताया है कि जो यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है उसमें क्या पेच हैं और कितना जटिल है वो मामला, और समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वहाँ भी जंग का असल मकसद धमकियाँ देना है, खून खराबा है, और वही जो पहली और दूसरी बड़ी जंग का मकसद था, मार्केट को बांटना है एक दूसरे के खिलाफ, जिसकी तरफ सिद्धार्थ ने बहुत डिटेल में इशारा किया। मैं आखिरी पहलू जो आपके सामने जंग का रखना चाहता हूं वो आज के दौर में इस तरह का है कि जंग सिर्फ एक वक्त में नहीं लड़ी जाती। आज के दौर में एक वक्त में लड़ी जाने वाली जंग जो है वो वक्त की बाउंड्रीज को, वक्त की सीमाओं को तोड़ करके हमेशा की जंग बनती है। रूस और यूक्रेन की जंग हो या अफगानिस्तान के अंदर खून खराबा हो या पूरे मिडिल ईस्ट में खून खराबा हो, वो सिर्फ एक वक्त की जंग नहीं है कि कल पीस हो जाएगा और जंग खत्म हो जाएगी। ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है जंग का वो अगले हो सकता है कई दशकों तक रहे, और उससे भी ज़्यादा अगर हम गहरी नज़र से देखें तो सदियों तक रहे। आज की जंग देश की सीमाओं को भी नहीं जानती। दो देशों के बीच में जंग हो रही है, लेकिन उसका असर सारी दुनिया पर पड़ रहा है, और हमें मालूम है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के गरीब देशों पर कहीं ज़्यादा पड़ा है, हमारे ऊपर भी पड़ा है। हमारे यहाँ भी महंगाई की दर एकदम से ऊपर गई। उसमें और बहुत फैक्टर है हमारे यहाँ, ये अलग बात है। एक ऐसी सरकार है जो पूरे देश को बेच ही देना चाहती है, लेकिन अफ्रीका के देशों में भुखमरी का कारण वहाँ हमको दिखाई दे रहा है। आज 9 अगस्त है, नागासाकी पर आज कुछ घंटे पहले बॉम्ब गिरा था। हिरोशिमा पर 3 दिन पहले बॉम्ब गिरा था। वहाँ पर हिबाकुशा की नस्लें आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनके लिए ख़त्म नहीं हुई है। वो आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। नस्लों की सीमा भी आज की जंग, आधुनिक दुनिया की जंग नहीं जानती। वक्त की सीमा नहीं जानती, देशों की सीमा नहीं जानती, और नस्लों की सीमा भी नहीं जानती। लेकिन एक बड़ा षड्यंत्र जिसकी तरफ आखिर में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो है जो लोग खड़े हैं आज एनवायरनमेंट के सवाल को लेकर के।
मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लिटरेचर देखूं और पता करूं कि किन किन लोगों ने, किन किन इंस्टीट्यूट्स ने, किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है जंगों का, उसके ऊपर बात की। मुझे इसके ऊपर बहुत मुश्किल से 2-4 पेपर मिले, और वो भी ओपिनियन पेपर है। इससे ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं थी। अगर एक फैक्ट्री यहाँ से कुछ दूर या एक पावर स्टेशन एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचा रहा है, अगर वो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहा है और एक प्लेन कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, तो उसके बारे में हमें पता है, उसके ऊपर लगातार रिसर्च की गई। एक आदमी रात को अगर जाड़े में कुछ लकड़ियां जलाता है तो हमारा जो कानून है उसको उठा करके अंदर बंद कर सकता है। इस देश का कानून भी, और मुल्कों को तो छोड़ दीजिए। स्टबल जलाया जाता है, उसके ऊपर एक शोर मचता है दिल्ली के अंदर कि उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कितना खतरा पहुंच रहा है। लेकिन इस जंग के बारे में भी कहीं कोई ऐसी आवाज़ उठती हुई नहीं दिखाई दे रही कि जिसमें वो ये कहें कि हम अगली नस्लों के लिए तबाहकारियां छोड़ के जाएंगे। एक बम अगर कहीं छोड़ा जाता है तो वो एक फैक्ट्री में पैदा होने वाले फुटप्रिंट से जो तबाहकारी होगा कहीं ज़्यादा घातक होगा। पर मुझे कहीं कोई ऐसा मूवमेंट दुनिया में नहीं दिखाई दे रहा जो इस मुद्दे को लेकर के सामने खड़ा हो कि क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए हम जंग नहीं होने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं एनवायरनमेंट के ग्रुप्स के साथ। लेकिन मैं इस बात को बेईमानी मानता हूं कि वो जंग के सवाल पर खामोश बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में PWA को इस मुद्दे को भी बहुत शिद्दत के साथ दुनिया भर में उठाना चाहिए। PWA के साथियों से ये गुजारिश होगी कि आने वाले वक्तों में हम इस सवाल को भी लगातार उठाएं कि एनवायरनमेंट वाले ग्रुप क्यों जंग के खिलाफ उस तरह से नहीं खड़े हैं जिस तरह से हमारे शायर, हमारे अदीब और हमारे गीतकार खड़े थे। बेहद शुक्रिया।